हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याकक्ष। मैं हूं तुषार। हम आज क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। पहले ये चैप्टर हमारा चैप्टर 5 था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन साउथ एशिया। अब ये चेंज हो चुका है, चैप्टर 4 हो चुका है, क्योंकि हमारा जो यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर वो बुक से डिलीट हो चुका है, सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे साउथ एशिया के बारे में। हमारा जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और हम श्रीलंका और जो इंडिया के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को साउथ एशिया के साथ। ठीक है, साउथ एशिया है क्या? व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मतलब साउथ एशिया में यूजुअली इंक्लूड होते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, द मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये साउथ एशिया की 7 कंट्रीज हैं। ये अपने नाम ध्यान रखना। विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और जो ये कंट्रीज है ना साउथ एशिया की 7 कंट्री, इनको बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर लार्जली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर साउथ एशिया के बीच में जो लिंग्विस्टिक, सोशल और जो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस मतलब डिफरेंस है सब कॉन्टिनेंट में, उसके लिए अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफ्टन इंक्लूडेड इन डिसीजन ऑफ द रीजन। और जो हमारा अफगानिस्तान है और म्यांमार है उसको इंक्लूड किया जाता है जब साउथ एशिया के रीजन का, पूरे रीजन का डिस्कशन किया जाता है, तो अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड किया जाता है इस पूरे रीजन में के होल में। चाइना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन। मतलब जो हमारा चाइना है वो चाइना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लेयर है, पर उसको कंसीडर नहीं किया जाता साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, के पार्ट के उससे। श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। मतलब जो हमारा श्रीलंका है और जो हमारा इंडिया है वो इन दोनों कंट्रीज में सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। जब उनको ब्रिटिश से आज़ादी मिलने के बाद वे सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में सर श्रीलंका में कई बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि कौन सी कंट्री सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को इतने सारे वहां पर आंदोलन होने के बाद भी। श्रीलंका और इंडिया में से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। मतलब जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है उसने दोनों ही रूल का एक्सपीरियंस किया, दोनों ही रूल्स को झेला है। उसने सिविलियन रूल को भी झेला है पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, और मिलिट्री रूलर्स को भी झेला है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में दोनों रूल चलते थे। मिलिट्री सिविलियन रूल भी हो चुका है पाकिस्तान के, और मिलिट्री रूल भी हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान बिगन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड्स विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ, बट इट सफर्ड अ मिलिट्री coup in 1999 and run by military regime। जो पाकिस्तान में जो शुरुआत होती है ना सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो पोस्ट कोल्ड पीरियड के बाद होती है, और जो बेनजीर भुट्टो होती है और जो नवाज शरीफ होते हैं वो वहाँ पर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अच्छे सरकार को चला भी रहे होते हैं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लीडरशिप में वहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होता है, गवर्नमेंट चल रही होती है। बट एक नवाज शरीफ की जब सरकार चल रही होती है तो वहां पर 1999 में एक मिलिट्री कोप होता है जो नवाज शरीफ को हटा देता है और पाकिस्तान की सरकार को अपने अंडर में ले लेता है। फिर और वहां पर पाकिस्तान में दोबारा से 1999 में वहां पर मिलिट्री रेजाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अब तक चल ही रहा है पाकिस्तान में। नाम का पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक है कि सिस्टम है, पर वहां पर अभी भी मिलिट्री रूल ही चलता है। ठीक है, Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive powers. In 2006, a successful popular uprising led to the restoration of democracy and reduced the king to a nominal position। मतलब 2006 तक है ना, मतलब 2006 तक नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब एक राजतंत्र था, मतलब मोनार्ची राजतंत्र था। ठीक है, वहां पर संविधान तो था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था। ठीक है, पर वहां पे मोनार्ची थी, वो एक राजतंत्र था। ठीक है, नेपाल
और नेपाल को एक खतरा था कि वहाँ का जो किंग है वो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको अपने अंडर टेक ओवर ना ले, अपने अंडर ना ले ले, ठीक है। तो 2006 तक नेपाल को ये डर सताता रहता है, पर इन 2006 में 2006 में एक सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग होती है, सक्सेसफुल आंदोलन होता है जिससे जो लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके कारण जो डेमोक्रेसी वहाँ पे लोकतंत्र है वो दोबारा से रिस्टोर होता है, दोबारा से लोकतंत्र आता है। और रिड्यूस द किंग टू अ नॉमिनल पोजीशन, और जो राजा की जो ताकत थी उसको कम करके इसे नॉमिनल पोजीशन पे ला देता है, वहाँ की राज किंग की जो पावर्स इनको बहुत ज्यादा कम कर देता है और किंग की पावर नॉमिनल पोजीशन पर आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो ये नेपाल था, नेपाल के बाद हमारा आता है भूटान, फिर आता है मालदीव, पर यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने भूटान को मालदीव के बाद लिखा है, ठीक है। वैसे हम पहले भूटान को ही कर लेते हैं। भूटान इज स्टिल अ मोनार्ची, जो भूटान है एक स्टिल अ मोनार्ची, बट द किंग हैज इनिशिएटेड प्लान्स फॉर इट ट्रांजैक्शन टू मिलिट्री मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मतलब जो भूटान है हमारा, ठीक है, वो एक मोनार्ची तो है, राजतंत्र, वहां पे राजतंत्र तो है, पर जो वहाँ का किंग है, राजा है, उसने जहाँ का मोनार्ची को एक ट्रांसफॉर्म करने की सोचा, मतलब ट्रांजैक्शन करने का सोचा, मोनार्ची में बदलाव करने की सोचा कि वहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लाई जाए, या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लाने की सोचा, ठीक है। फिर हम ये क्वेश्चन हमारा कई बार 1 मार्क्स में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, एमसीक्यू में भी आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, भूटान या मालदीव में से, ठीक है। भूटान एक मोनार्ची था, ऊपर वहाँ पे कौन सी कंट्री, भूटान में या मालदीव में, तीन में से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हुई थी, ठीक है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और मल्टी पार्टी सिस्टम में बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, सेम लगता है डेमोक्रेसी और मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हुई थी भूटान के अंदर, और जो मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ था मालदीव के अंदर। हम मालदीव को स्टार्ट करते हैं। मालदीव द अदर आइलैंड नेशन वाज अ सल्तनत टिल 1968। जो मालदीव हमारा एक आइलैंड नेशन है मालदीव, और वो एक सल्तनत थी 1968 तक। ये पॉइंट भी हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन है सल्तनत वाला, 1968 में तक सल्तनत थी, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जो मालदीव एक सल्तनत थी 1968 तक, व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब तक उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया रिपब्लिक में, विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। In 2005, the Parliament of Maldives introduced a multi-party system। और 2005 में, मतलब 2005 में जो गवर्नमेंट है मालदीव्स की, मालदीव जो सरकार है, उसने वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और किया जो मालदीव है वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम चल सकता है, वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया मालदीव में, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो पार्लियामेंट है वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया मल्टी पार्टी सिस्टम कहा किया था मालदीव्स में। और भूटान, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कहाँ आई थी, भूटान के अंदर, ठीक है। और जो मालदीव था 1968 तक सल्तनत था। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है। मालदीव और भूटान में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और ठीक है। और आपके साउथ एशिया की कंट्रीज का भी नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। गाइस हमारा जो साउथ एशिया वाला टॉपिक है यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलिट्री रूल है जो पाकिस्तान में चल, और बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। गाइस हमारा साउथ एशिया वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल आयुब खान took over the administration of the country and soon got himself elected। मतलब जब पाकिस्तान ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बाद जो वहाँ के एक जनरल आयुब खान, उन्होंने वहाँ की जो सत्ता है उसको, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने कंट्री की, उसको अपने खुद ही अपने हाथों में ले लिया, खुद को जल्दी इलेक्ट कर लिया खुद को, ठीक है। People dissatisfaction against his rule, this gave way to another takeover, जनरल याह्या खान। और जो लोग थे ना, वो जो लोग थे पाकिस्तान के, वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई थे, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे जनरल आयुब खान के रूल से, तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई थे। और इसने इस डिससेटिस्फैक्शन ने एक और मौका दे दिया अनदर मिलिट्री टेक ओवर का। तो जनरल आयुब खान को हटाकर जनरल याह्या खान ने मिलिट्री दोबारा से टेक ओवर कर लिया, ठीक है, जनरल याह्या खान ने, ठीक है।
ध्यान रखना, पहले कौन से थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद सबसे पहला टेक ओवर किया था अयूब खान ने, अयूब खान को हटाकर फिर टेक ओवर कर लिया याह खान ने, ठीक है, जनरल याह खान ने। ड्यूरिंग याह खान रूल पाकिस्तान सफर्ड द बांग्लादेश क्राइसिस आफ्टर a war with India in 1971. East Pakistan broke away, emerged an independent country, ठीक है, कोल्ड बांग्लादेश, इसको बांग्लादेश कहते हैं। जब जनरल याह खान का रूल चल रहा था तो पाकिस्तान ने ना एक लड़ाई युद्ध भी झेला इंडिया के साथ, बांग्लादेश वॉर 1971 में, और उस युद्ध के कारण जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्ला, ठीक है, वो पाकिस्तान से अलग हो गया, टूट गया और एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बांग्लादेश, ठीक है। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो from 1971 to 1977. Bhutto government removed by General Zia-ul Haq in 1977. ठीक है, मतलब जब ये बांग्लादेश टूट गया पाकिस्तान से, ठीक है, या जनरल याह खान के रूल में अलग हो गया बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान टूट से, ठीक है, पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, नया एक नई कंट्री बन जाती है इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश बन जाता है, जनरल याह खान थे, ठीक है, उनके रूल में ये युद्ध हुआ तो उनको भी हटा दिया गया। फिर एक नई एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो की, ठीक है, जो 1971 से 1977 तक राज करती है, ठीक है। लीडरशिप जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट आती है वो 1971 से 1977 तक राज करती है। भुट्टो गवर्नमेंट रिमूव, और जो भुट्टो की गवर्नमेंट, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको 1977 में हटा दिया जाता है जिया उल हक जो जनरल, एक फिर दोबारा से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को 5-7 साल चलती है, उनकी 5-6 साल सरकार चलती है, फिर उसके बाद दोबारा से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है। जो जनरल जिया उल हक होते हैं वो उनको हटा देते हैं, ठीक है, सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं, और फिर तो वो कर लेते हैं, और फिर जिया उल हक 1977 में आते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिया उल हक कब आते हैं, 1977 में, ठीक है, जिया उल हक 1977 में आते हैं। फेस प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन 1982, और जो जनरल जिया उल हक थे वे उन्हें 1982 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को झेलना पड़ता है, ठीक है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है दोबारा से 1988 में। क्यों प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनको झेलना पड़ा था, तो जो जिया उल हक थे वो 1998 में उनका भी पलट हो जाता है, उनका मिलिट्री रूल खत्म हो जाता है, फिर से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो के उसमें गवर्नमेंट में लीडरशिप में गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट 1988 में, ठीक है। दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग थी, उन दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन चल रहा होता है, ठीक है। इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है, बेनजीर भुट्टो का रूल चला गया। फिर पर उसी के बेनजीर भुट्टो के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट में नवाज शरीफ आते हैं। नवाज शरीफ भी रूल करते हैं, तो नवाज शरीफ को है ना हटा दिया जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, ठीक है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को हटा देते हैं, ठीक है, दोबारा से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है। वो जो 1999 का ध्यान है, जनरल परवेज मुशर्रफ टेक ओवर कर लेते हैं नवाज शरीफ को हटाकर। इन 2001 मुशर्रफ गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और 2001 में जो मुशर्रफ है जनरल परवेज मुशर्रफ वो खुद को इलेक्ट कर लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को ही इलेक्ट कर लेते हैं वे। एंड कंटिन्यूज पाकिस्तान रूल्ड बाय एन आर्मी, और लगातार जो कंटिन्यूज लगातार जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसको आर्मी के द्वारा ही चलाया जा रहा है, रूल किया जा रहा है। को अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि जो पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, ठीक है, फेल्यूर हो रही है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने में। दी सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री एंड क्लर्गी एंड लैंड ओनिंग हैज लेड टू दी frequent overthrow of elected government and establishment of military गवर्नमेंट। मतलब जो सोशल डोमिनेंस, मतलब
इसलिए फैले हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तान है वहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल डोमिनेंस है, जैसे जो मिलिट्री का और जो वहाँ के कलर की होते हैं ना, कलर की मतलब जैसे इंडिया में जैसे पंडित होते हैं ना, हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में क्लर्की होते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्लर्की की चलती थी, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा सोशल डोमिनेंस था, ठीक है। तो सोशल डोमिनेंस था क्लर्की का, जो मियाँ क्या बोलते हैं उनको, हाँ मियाँ जी बोलते हैं जिनको, ठीक है, क्लर्की। और जो लैंड ओनर थे, जो लैंड लॉर्ड थे, जो जमींदार थे, ठीक है, उनका भी वो था, क्योंकि उन्हीं अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वो करप्शन होगा नहीं, और मिलिट्री रूल में ही सबसे ज्यादा करप्शन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए एक ये कारण भी था, क्लर्की हो गई, और लैंड ओनिंग जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वे हो गए, इसलिए मिलिट्री रूल था वहां पर। एंड ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, इसलिए वहां पर पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है और मिलिट्री गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है बार बार, ठीक है, मिलिट्री रूल आ जाता है। लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो मिलिट्री होती है ना वहाँ की, वो ये कहती है कि जो सेल्फिश माइंडेड पार्टीज है ना, जो सेल्फिश माइंडेड पार्टीज हैं वे अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को है ना बर्बाद कर देंगी, ठीक है। और इंडिया के साथ जो रिलेशन खराब है पाकिस्तान के, इसका कारण एक ये भी है क्योंकि जो मिलिट्री, वो वे कहते हैं कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री रूल ये पाकिस्तान को स्टेबल करके रख सकता है और इंडिया से लड़ाई से बचा सकता है, ठीक है। और क्लर्की वाला मैंने पढ़ लिया, जो मियाँ होते हैं उनकी जो धर्मगुरु होते हैं वहाँ के, उनकी ज्यादा सोशल डोमिनेंस होता है उनका। और जो लैंड ओनर्स होते हैं, ठीक है, वे अगर लैंड ओनर्स को घाटा हो जाएगा, अगर वो आ जाएगी तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाएगी, तो इसलिए वे चाहते हैं कि मिलिट्री रूल ही चाहिए, क्योंकि मिलिट्री रूल में सबसे ज्यादा करप्शन पाया जाता है, ठीक है। लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, और लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान एनकरेज इन मिलिट्री टू कंटिन्यू इट डोमिनेंस, ठीक है, मतलब कमी पाई जाती है कि। और एक कारण ये भी है हमारा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश क्यों नहीं होनी, क्योंकि कमी होती है लैक इंटरनेट, जो कमी होती है इंटरनेशनल जो सपोर्ट मिलता है ना, सपोर्ट मिलता है डेमोक्रेटिक रूल के लिए, उसकी भी कमी होती है पाकिस्तान में। और एनकरेज किया जाता है मिलिट्री को कंटिन्यू करने के लिए उसका डोमिनेंस, क्योंकि जो हमारी कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वे पहले एनकरेज करती थी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को टेररिज्म फैलाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे टेररिस्टों को वे बढ़ावा देते थे, ठीक है। तो उन्हीं के कारण है ना यहाँ पे इस्लामिक ग्लोबल टेररिज्म फैल गया है, ठीक है। इसलिए वे भी अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनको भी खतरा रहता है कभी उन पे ही हमला ना हो जाए। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, अब हमारा जो मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान की वो खत्म होता है, अब हमारा स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में कैसी डेमोक्रेसी है? बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971, मतलब जो बांग्लादेश है वो पार्ट है हमारा ईस्ट पाकिस्तान का। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पार्ट रहता है ईस्ट पाकिस्तान का, ठीक है। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था पहले, पार्टीशनाइज्ड एरिया ऑफ बंगाल एंड असम। और जो हमारा बांग्लादेश है या ईस्ट पाकिस्तान बोल लीजिए, पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो एक पार्टीशनाइज्ड एरिया है, मतलब बंटवारे का हिस्सा है बंगाल का और असम का, जो ब्रिटिश इंडिया में पार्टीशन हुआ था उस टाइम, ठीक है, जब इंडिया को आजादी मिली थी। The domination of Western Pakistan and the imposition of Urdu language, मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान थे ना वो डोमिनेट कर रहा था, वेस्टर्न पाकिस्तान वाले लोग डोमिनेट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान पर, ठीक है, और उन पर जबरदस्ती उर्दू लैंग्वेज अपनी थोप रहे थे, ठीक है। इसके सून आफ्टर पार्टीशन, आजादी के बाद भी जल्दी थोपने लगे थे उर्दू लैंग्वेज, तो बहुत एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं अंदर, जो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था, लोगों के साथ उनको जो अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा था, और जो बंगाली कल्चर और जो लैंग्वेज उनको दबाया जा रहा था, उन पर उर्दू थोपी जा रही थी, ठीक है। इसलिए वो प्रोटेस्ट कर देते हैं और डिमांड करते हैं फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो
जो बांग्लादेश के या ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग होते हैं डिमांड करते थे कि हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशंस में, ठीक है, फेयर अपना हिस्सा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स में, और हमें पॉलिटिकल पावर में भी अपना शेयर चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो शेख मुजीबुर रहमान लेड स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन, he demanded autonomy for the eastern region. 1970 election, the Awami League led by the शेख मुजीब won all seats in the East Pakistan। मतलब जो शेख मुजीबुर रहमान हमारे एक ईस्ट पाकिस्तान थे, एक शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ज्यादा पॉपुलर स्ट्रगल चलाया था वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान का जो डोमिनेशन चला, जो वे डोमिनेट थे उसके खिलाफ, और उन्होंने डिमांड की थी ऑटोनॉमी की, ईस्ट पाकिस्तान की जो खुद की ऑटोनॉमी के लिए उन्होंने डिमांड की थी। रीजन के 1970s इलेक्शन, और जो 1970s के इलेक्शन में जो अवामी लीग थी जो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा चलाई जा रही थी, ठीक है, उसने जो सारी सीट जीत ली थी ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, अवामी लीग लेड शेख मुजीबुर रहमान वोन ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, बट जो उसने सारी सीट जीत ली, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गया था शेख मुजीबुर रहमान, पर जो वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी ना, वेस्टर्न पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, वो उसने लीडरशिप ने उसको मना कर दिया मानने से कि हम मुजीबुर रहमान को यहाँ का लीडर नहीं मानेंगे, और उन्होंने मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करा दिया था। उस टाइम जो वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था याह खान का, ठीक है, याह खान का मिलिट्री रूल चल रहा था वहाँ पर उस टाइम। कहाँ गया वो, किसका लीडरशिप को मना कर दिया था उन्होंने मुजीब को, ठीक है, अरेस्ट करा दिया गया। मिलिट्री रूल था याह खान का, ध्यान रखना किस टाइम हुआ था ये, याह खान के मिलिट्री रूल में। दी पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल, और जो पाकिस्तानी आर्मी थी ना वो सब दबाने की सोच रही थी, जो बंगाली लोगों का जो मास मूवमेंट थी वहाँ आंदोलन कर रहे थे उसका दबाने की सोच रही थी। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, और हजारों लोग मारे गए थे पाकिस्तानी आर्मी के हाथों, ठीक है, दबाने की आंदोलन कैसे न कैसे उनको शांत हो जाए। पर इसके कारण दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया क्रिएटिंग अ हग रेफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो लोग मारे गए थे उसके कारण लार्ज स्केल माइग्रेशन, मतलब लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर पार कर जाते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इंडिया के लिए, पैदा हो जाती, समस्या खड़ी हो जाती है। शरणार्थियों के लिए कैंप बनाना, रेफ्यूजी बनाना, वो समस्या इंडिया के लिए खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और जो इंडिया होता है ना वो सपोर्ट करता है, जो डिमांड होती है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है फॉर उनकी आजादी के लिए, एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली, और जो इंडिया उनको मिलिटरी फाइनेंशियली और मिलिटरीली भी हेल्प करता है। दिस रिजल्टेड अ वॉर, और इंडिया ने जो उसको हेल्प की थी फाइनेंशियल मिलिट्री, उसके कारण एक युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971। आप जानते होंगे, इससे ध्यान रखना कि इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में 1971 में लड़ाई हुई थी बांग्लादेश क्राइसिस के समय। और इसके जो ये लड़ाई खत्म होती है, जब पाकिस्तानी जो वो होते हैं ना सोल्जर्स, उनको सरेंडर करा दिया जाता है इस पाकिस्तान में, सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, और जो हमारा बांग्लादेश है वो अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिक्लेयर कर देता अपना भरोसा दिखाते हुए सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में और सोशलिज्म में, ठीक है। उसने बांग्लादेश अलग हो गया, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया 1971 में, ठीक है, और वहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टैब्लिश हो गया। उन्होंने भरोसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया भरोसा दिखाते हुए सेकुलरिज्म में, ठीक है, जो सेकुलरिज्म में और उसमें सोशलिज्म में और डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, ठीक है। और इन 1975 शेख मुजीब अमेंडेड टू और 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस संविधान उसमें कुछ बदलाव कर दिए, और उन्होंने शिफ्ट कर दिया जो पार्लियामेंट
फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ठीक है, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। एंड ही आल्सो अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज, एग्जीक्यूटेड हिज ऑन द अवामी लीग, ठीक है। और उन्होंने जो बाकी सभी अपोजिशन पार्टियों को सभी को अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, खाली बस उन्हीं की पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में, दी अवामी लीग, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान was killed in a military uprising in August 1975. Ziaur Rahman formed his own Bangladesh National Party and won election in 1979, ठीक है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, शेख मुजीबुर रहमान, उनको मार दिया गया था एक मिलिट्री अपराइजिंग के दौरान अगस्त 1975 में, मतलब एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, ठीक है। तो जो मिलिट्री टेक ओवर किया था उसका नाम था जिया उर रहमान। जिया उर रहमान ने मुजीबुर रहमान को मार दिया था अगस्त 1975 में, और टेक ओवर कर लिया था और खुद की एक पार्टी बना ली थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिसको कहा जाता है। एंड वोन इलेक्शन इन 1979, और 79 में वो इलेक्शन जीत गया था। ही वॉज assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. Irshad, ठीक है। The people of और दो जियाउर रहमान ने अपने खुद की बांग्लादेश नेशनल पार्टी तो बना ली थी और इलेक्शन भी जीत गया था 1979 के, पर फिर उसको भी मार दिया गया था। जियाउर रहमान को भी मार दिया गया। एक मिलिट्री एक दूसरा और मिलिट्री टेक ओवर होता है, जियाउर रहमान भी मारा जाता है, ठीक है। जियाउर रहमान मारा जाता है, और जो उसको जो लीडरशिप मिलिट्री टेक ओवर है ना वो करता है, उसका नाम होता है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, मिलिट्री टेक ओवर करता है और जियाउर रहमान को भी मार देता है, ठीक है। And the people of Bangladesh soon rose in support of the demand for democracy. Students were in forefront, ठीक है। और मतलब जो लोग थे ना बांग्लादेश के, अब वो जल्दी खड़े होने लगे थे सपोर्ट में, डिमांड के लोग डेमोक्रेसी की डिमांड के सपोर्ट में खड़े होने लगे, और जो स्टूडेंट थे ना वो सबसे आगे खड़े थे इस डिमांड में, ठीक है, प्रोटेस्ट में। इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल, ठीक है। और इरशाद को जो एच.एम. इरशाद था, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, उसको मजबूर होना पड़ा था और उसको अलो करना पड़ा था पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लिमिटेड स्केल पर उसको मंजूरी देनी पड़ी थी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी चल सकती हैं, ठीक है, बांग्लादेश में। He was later elected as president for 5 years, और इसके बाद कुछ बाद में उसको ना 5 साल के लिए इलेक्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, ठीक है। और जो मास पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे ना उसने इरशाद को स्टेप डाउन करवा दिया और सत्ता से हटा दिया 1990 में, 1990 में। और जो इलेक्शन है वो दोबारा होते हैं 1991 में इलेक्शन होते हैं दोबारा, और बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश हो जाता है दोबारा से, और वही चलता है, ठीक है। अब हमारा बांग्लादेश वाला टॉपिक खत्म होता है, वो हमारा स्टार्ट होता है नेपाल वाला टॉपिक, मतलब नेपाल में मोनार्ची और डेमोक्रेसी कैसे थी, ठीक है। नेपाल was a Hindu kingdom in the past but later changed in a constitutional monarchy for many years, मतलब जो नेपाल था ना वो एक हिंदू किंगडम था, पर उसको चेंज कर दिया गया था बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होती है राजतंत्र, एक मोनार्ची में ये चेंज कर दिया गया था बहुत सालों के लिए, ठीक है, many years. In the wake of strong pro-democracy movement, the king expected the demand for a new democratic constitution in 1990, और स्ट्रॉन्ग जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रहे थे उनके चलते जो वहां का राजा था, किंग था, उसने मान लिया थी जो डिमांड थी न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की 1990 में, जो नया डेमोक्रेटिक संविधान था उसकी डिमांड उसने मान ली थी 1990 में। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डेमोक्रेट्स, माओइस्ट एंड मोनार्चिस्ट फोर्सेस, और फिर
एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, एक झगड़ा होता है। डेमोक्रेट्स होते हैं लोग, मतलब जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, जो माविस्ट होते हैं, माविस्ट लोगों के उसमें भी, और मोनार्चिस्ट जो फोर्सेस होती हैं, जो राजा की सेनाएं होती हैं, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके कारण विच लेड टू एबोलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट बाय द किंग, और जिसके कारण जो पार्लियामेंट है उसको एबोलिश कर दिया जाता है, और जो सरकार है उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है कि राजा के द्वारा, और जो किंग है वो सारी पावर्स को टेक ओवर कर लेता है, अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। फिर अगेन 2006 आफ्टर अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और मतलब किंग ने अपनी उसको 2002 में तो किंग ने जो पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया था, और गवर्नमेंट को हटा दिया, गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया, पार्लियामेंट को एबोलिश कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, ठीक है, 2002 में। तो आफ्टर मतलब इन 2006 में इन अगेन दोबारा 2006 में आफ्टर अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक दोबारा से प्रो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट आता है उसके बाद जो होना पड़ा, ठीक है, किंग को फोर्स होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा रिस्टोर करने के लिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, मजबूर होना। टॉपिक से साउथ एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, ये हमारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। और जो इसकी जो नेक्स्ट पार्ट बचे हुए अगली वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।